The Diary of CA, page 2. Indian derivative market. The game, the players and the strategy. The harsh reality. Over 90% रिटेल ट्रेडर्स पैसे गवा देते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 90% से ज्यादा इंडियन रिटेल ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में पैसे गवा देते हैं। ये सुनकर 3 सवाल मन में आते हैं। एक, ये पैसा जाता कहां है? दूसरा, इस पैसे को कमा कौन रहा है? तीसरा, इतनी सारी स्ट्रेटेजीज के बावजूद रिटेल ट्रेडर्स हार क्यों जाते हैं? लेट्स अनकवर द हिडन गेम ऑफ द इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट। रिटेल ट्रेडर्स का भ्रम, इल्यूजन। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं टेक्निकल एनालिसिस लेकर, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची, इचिमोकू क्लाउड्स, हिकिनशी कैंडल्स। कभी कभी सब कुछ सही हो जाता है और उन्हें प्रॉफिट होता है, लेकिन असली मजा यहां शुरू होता है। मार्केट अचानक 200 से 300 पॉइंट स्विंग करता है और कई बार तो निफ्टी इससे भी ज्यादा 15 मिनट में कर देता है। और स्पेशली वीकली और मंथली एक्सपायरी के आसपास रिटेल ट्रेडर्स के साथ दो ही चीजें होती हैं। एक, मार्केट उनके फेवर में चलता है, प्रॉफिट। ट्रेडर को लगता है मैंने मार्केट को क्रैक कर लिया, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बड़े रिस्क लेने लगता है। दूसरा, मार्केट उनके अगेंस्ट चलता है, लॉस। एक अचानक मूव में उनका पूरा पोजीशन वाइप आउट हो जाता है। वो वेट करते हैं, होप करते हैं, लेकिन लॉस बढ़ता ही जाता है। आखिर में वो हेवी लॉस के साथ बाहर निकलते हैं और सोचते हैं अगली बार मैं जरूर रिकवर करूंगा। दोनों हाई केसेस में ट्रेडर की स्किल या स्ट्रेटेजी का कोई रोल नहीं होता। यहां असली गेम कोई और खेल रहा है, वो है बिग प्लेयर्स जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, असली विनर्स। रिटेल ट्रेडर्स का पैसे कहां जाता है? जब रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं तो उनका पैसा 3 लोगों के पास जाता है। एक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, मार्केट के सबसे बड़े शार्क्स। दूसरा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIIs एंड मार्केट मेकर्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, बिग प्रॉप ट्रेडर्स। तीसरा, ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस, कमीशंस, फीस और स्लिपेज से। लेकिन सबसे बड़े मास्टरमाइंड्स है FIIs। उनके पास पावर, कैपिटल और स्ट्रेटेजी है मार्केट को मैनिपुलेट करने की। FIIs कैसे मार्केट कंट्रोल करते हैं और हमेशा जीतता कैसे हैं? फर्स्ट, मैसिव ब्लॉक ट्रेड से मार्केट मूव कराते हैं। FIIs 2000 से 5000 करोड़ के ट्रेड्स रेगुलर पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए करना होता है, पर वो इसका डबल फायदा उठाने के लिए ये काम मिनट्स में एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे मार्केट सडन स्पाइक या क्रैश करता है। एक्सपायरी के नियर लिक्विडिटी कम होती है, जिससे प्राइस को अपनी मर्जी से मूव कराना आसान हो जाता है। सेकंड, ऑप्शंस और इन्वेस्टमेंट्स दोनों तरफ से प्रॉफिट करते हैं। बिग मूव से पहले FIIs चीप OTM ऑप्शंस, कॉल्स, पुट्स एक्यूमुलेट करते हैं। जब वो बिग स्विंग 15 मिनट में क्रिएट करते हैं, उनके ऑप्शंस का वैल्यू रॉकेट हो जाता है और रिटेल ट्रेडर्स के वाइप आउट हो जाते हैं। थर्ड, एल्गोरिदम से स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं। FIIs HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और डार्क पूल्स का यूज करते हैं रिटेल ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए। वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। फोर्थ, एक्सपायरी वीक की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं। एक्सपायरी के नियर ऑप्शन सबसे चीप होते हैं। FIIs बल्क में खरीदते हैं मिनिमम मार्जिन पर। एक अचानक लिक्विडिटी स्क्वीज या शॉर्ट कवरिंग रैली से एक्सप्लोसिव मूव आता है और उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। फिफ्थ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। रिटेल ट्रेडर्स ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड और लॉस चेस करते हैं। FIIs इस बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ जीतने वाले ट्रेडर को ओवर कॉन्फिडेंट बना देती हैं, जिससे बाद में बड़े लॉसेस होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स हार क्यों जाते हैं? चाहे उनकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट क्यों ना हो। मार्केट रैंडम नहीं है, बिग प्लेयर्स आर्टिफिशियल ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाती है जब FIIs प्राइस मैनिपुलेट करते हैं। ऑप्शंस एक जीरो सम गेम है। एक्सपायरी के अलावा बाकी दिनों में नॉर्मली FIIs ऑप्शन सेल करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स मार्जिन की कमी की वजह से ऑप्शंस ज्यादातर बाय करते हैं और 90% ऑप्शंस के वैल्यू एक्सपायरी के टाइम जीरो हो जाती हैं। ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग इमोशंस ट्रेडिंग को कंट्रोल करने लगते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कैसे सरवाइव कर सकते हैं? एक, एक्सपायरी के नियर ट्रेडिंग अवॉइड करो। मैक्सिमम मैनिपुलेशन यही होता है।
दूसरा, स्मार्ट मनी को फॉलो करो, सेबी डाटा, सीओटी रिपोर्ट्स, ब्लॉक डील्स ट्रैक करो। तीसरे, अगर ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है तो ऑप्शंस बेचो, खरीदना नहीं। कैसीनो बनो, गैम्बलर नहीं। चौथा, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो एक ट्रेड में। फाइनल ट्रूथ, मार्केट कैसीनो नहीं, एक कंट्रोल्ड गेम है। रिटेल ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशनल जायंट्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जिनके पास लिक्विडिटी, न्यूज फ्लो और प्राइस मूवमेंट्स का कंट्रोल है। जब तक आप उनका गेम नहीं समझोगे, आप हारते रहोगे। सॉल्यूशन, देखो मेरा नेक्स्ट वीडियो, स्टॉक मार्केट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस। नमस्ते दोस्तों, डायरी ऑफ सीए के पेज 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भरत भाई के बारे में बात की थी। 1 साल बाद वो मुझसे मिलने आए और बोले, श्वेतांग भाई, अगर मैं उस समय टैक्स के बारे में न सोचकर आपको पैसा दे देता तो वो टैक्स की वजह से मेरा प्रॉफिट आधा हो जाता, लेकिन अब प्रॉफिट तो छोड़िए, प्रिंसिपल अमाउंट ही आधी हो चुकी है। मैंने पूछा कैसे? भरत भाई बोले, मैंने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। फॉर्मेलिटी करते हुए भरत भाई ने मुझसे पूछा कि आपके पास 5 मिनट तो है ना। मैं जानता था कि जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसके लिए 1 घंटा भी कम पड़ने वाला है, तो भी मैंने भी सामने फॉर्मेलिटी करते हुए कहा, जी प्लीज आप कहिए। भरत भाई ने कहा, डीमेट अकाउंट से पैसा कमाने के लिए मैंने शुरुआत की मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ। ट्रेड लाइक अ प्रो, ग्रो योर पोर्टफोलियो लाइक अ बाम्बू नॉट नींबू और ऐसी ही सब एप्लीकेशन की सलाह पर मैंने ट्रेड किए। रिजल्ट लॉस। फिर मैंने यूट्यूब आजमाया, लर्न ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, बिकम प्रो डेटा एनालिसिस, बी अ टेक्निकल एनालिस्ट इन 10 डेज, मार्केट मेरे हाथ में। ऐसे 4-5 यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन कर लिए। खूब सीखा और सोचा अब तो ट्रेनिंग भी हो गई है, तो अब मार्केट में अपना प्रॉफिट कंफर्म है। पर यहाँ भी मुझे मुक्की खानी पड़ी। फिर आया एक्सपर्ट का कॉल। उसने पूछा, क्या आप ट्रेडिंग करते हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। क्या आप लॉस करते हैं? मैंने कहा, हाँ। तो अब उसने कहा, मत कीजिए, ये काम हमारा है, आपका नहीं। भरत भाई बोले, क्या लॉस करने का? कॉलर बोला, नहीं, ट्रेड करवाने का। तो कॉल पर एजेंट बोला, जो प्रॉफिट होगा वो सब आपका, पर उसमें 25% हमारा कमीशन रहेगा। अब श्वेतांग भाई, मैं क्या बात बताऊं, पहले ही वीक में 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। मैंने 35,000 एक्सपर्ट को उसका कमीशन भी दे दिया। और नेक्स्ट वीक आप सोचिए क्या हुआ होगा। नेक्स्ट वीक मेरा 3 लाख रुपए का लॉस। फिर उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया, नॉट रीचेबल। तो फिर आपने क्या किया? बाद में मैंने भी दूसरे एक्सपर्ट्स का कॉल उठाना बंद कर दिया। और क्या करता? फॉर्मेलिटी करते हुए भरत भाई ने फिर से पूछा कि श्वेतांग भाई, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? मैंने मन में सोचा, इन बातों को तो मैं जानता ही था, लेकिन भरत भाई जिस सेंस ऑफ ह्यूमर से अपने दुख को बता रहे थे, मैंने उन्हें रोकना ठीक नहीं समझा। और मान लीजिए भरत भाई एक होते तो मैं रोक भी लेता। यहाँ मैं भरत भाई जैसे 90% रिटेल ट्रेडर्स भारतीयों को सुन रहा था, तो मैं कैसे रोकता? और मैं ये भी जानना चाहता था कि भरत भाई अभी भी समझे है कुछ, या अभी भी गलत दिशा में ही जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया, नहीं, प्लीज आप अपना पूरा बताइए। फिर उन्होंने कहा, मैंने बुक्स खरीदी और जीनियस ट्रेडर्स की बुक्स खरीदी, और 1-2 नहीं 8-10 बुक्स ले ली। बी अ प्रोफेशनल इन 10 डेज, कैंडल स्टिक मास्टर्स, बी अ प्रो ट्रेडर्स इन 30 डेज, स्विंग ट्रेड मैजिक एटसेट्रा। फिर क्या? लॉस था जो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था, और मैं भी थोड़ा ग्राउंड छोड़ के भागने वालों में से था। फिर मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए। एक कोर्स 2.5 लाख रुपए का था, मुंबई से ज्वाइन किया। एक कोर्स 1.5 लाख रुपए का भी ज्वाइन किया। उन लोगों ने सिर्फ मुझे ट्रेड करना नहीं सिखाया, साथ में टूल्स भी दिए जिससे मैं इजी एंट्री और एग्जिट कर पाऊं। लेकिन रिजल्ट वही का वही, कभी प्रॉफिट कभी लॉस,
लेकिन अल्टीमेटली तो लॉस ही हुआ। फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम इस जो स्टेप्स मैंने किए उसमें था ही नहीं। प्रॉब्लम तो था वास्तु में। मैं गलत डायरेक्शन में सो रहा था। घर की तिजोरी भी गलत डायरेक्शन में थी और जिस टेबल पर मैं अपना लैपटॉप और डिस्प्ले सेटअप रखता था वो भी गलत डायरेक्शन में था। ये सब जानने के बाद मैंने वास्तु के हिसाब से सब चीजों को ठीक किया। फिर मैंने पूछा कि फिर तो फायदा होना शुरू हो गया होगा। भरत भाई बोले फायदा तो नहीं हुआ पर लॉस होना बंद हो गया। तो मैंने कहा स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप ट्रेड करते हो और लॉस नहीं करते हो तो प्रॉफिट तो धीरे धीरे होना शुरू हो ही जाएगा। भरत भाई बोले नहीं नहीं श्वेतांग भाई, लॉस इसलिए नहीं बंद हो गया कि मैं सीख गया, पर इसलिए बंद हो गया कि मैंने ट्रेड करना ही बंद कर दिया। शायद वास्तु की वजह से मेरा दिमाग भी सही डिसीजन लेने में अब सक्षम हो चुका है। मैंने सोचा अब इन्हें सही बात पता चली है कि खुद से ट्रेड नहीं करना चाहिए और मैं इस बात से खुश भी हुआ कि भरत भाई अब सही रास्ते पर है। तो फिर मैंने भरत भाई से पूछा अब आगे का क्या प्लान है। वो बोले आगे का मेरा प्लान यह है कि जो मैंने लास्ट वीक ही सोचा है कि श्वेतांग भाई लोग तो हमेशा प्रॉफिट करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूं और अपना खोया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट से वापस लेना चाहता हूं तो मैं श्वेतांग भाई के रिसर्च सेंटर में ही जाके बैठ जाऊं और देखूं कि वो लोग कैसे प्रॉफिट करते हैं और सीख लूं। मेरी खुशी 2 मिनट में ही खत्म हो गई और आगे अब भरत भाई को मैंने क्या समझाया ये मैं अपने नेक्स्ट पेज 3 स्टॉक मार्केट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस में बताऊंगा, लेकिन यह मैं अपनी इस टॉपिक पर बातें कंटिन्यू करता हूं। ओवर 90% रिटेल ट्रेडर्स को लॉस क्यों होता है, इस बात का जवाब समझने के लिए असली सवाल ये है कि उनका लॉस का पैसा जाता कहाँ है। वो जाता है 3 जगह। पहला म्यूचुअल फंड्स जो छोटे सार्क है, इसके बारे में मैं पेज 4 में आप लोगों से बात करूंगा। दूसरा FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े शार्क हैं। रिटेलर्स के लॉस के असली भोगी यही लोग हैं। और तीसरा ब्रोकरेज हाउस, एक्सचेंजेस और गवर्नमेंट जिन्हें हम कमीशन देते हैं, फीस देते हैं और टैक्सेस देते हैं। अभी तक आप इंडियन स्टॉक मार्केट के पहले प्लेयर रिटेल ट्रेडर की स्ट्रेटजीज के बारे में समझ गए हैं। जो भरत भाई की स्टोरी है वो तकरीबन हर भारतीय रिटेलर की स्टोरी है। अब आगे हम दूसरे प्लेयर FIIs के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं FIIs कौन होते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है और वो कैसे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। FIIs इंडिविजुअल नहीं होते, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड आर्मी होती है जो वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड होती है। उदाहरण के तौर पर हम एक ऐसे FII समूह के बारे में बात करते हैं जो 1 लाख प्लस करोड़ का AUM मैनेज करता है। अब ऐसे बड़े समूह को रेगुलरली 2 से 5 हजार करोड़ रुपए के बाइंग और सेलिंग ट्रेड करने पड़ते हैं अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए, और इतने बड़े ट्रेड उनके लिए नॉर्मल है। पर इनके इतने बड़े ऑर्डर्स से मार्केट में 200 से 300 पॉइंट्स और कई बार तो उससे भी ज्यादा 15 मिनट में मूव आ जाता है। उन्हें पता होता है मार्केट किस साइड जाएगा और वो ऑप्शंस में ट्रेड ले लेते हैं। अगर एक्सपायरी के नजदीक है तो वो ऑप्शंस खरीद लेते हैं 30 मिनट में 10x 200x रिटर्न, और अगर हफ्ते के बीच में है तो ऑप्शंस बेच देते हैं। पर उनका सक्सेस रेट लगभग 100% ही रहता है। तो अब यहाँ आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि एक रिटेल ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो ट्रेड लेने के बाद उनका सक्सेस रेशियो जो होता है वो 50-50% होता है। क्यों?
क्योंकि मुंह तो आएगा ही आएगा। अगर मुंह उनके फेवर में होता है तो प्रॉफिट होगा, मुंह उनके अगेंस्ट में होता है तो लॉस होगा। लेकिन वो जानते नहीं है कि फेवर में होगा कि अगेंस्ट में होगा, तो उनको तो ट्रेड लेकर भगवान को प्रार्थना ही करनी है कि उनके फेवर में हो जाए। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ दो प्लेयर्स हैं जिसमें से एक प्लेयर का सक्सेस चांस 50-50% है और दूसरा प्लेयर है जिसका चांस सक्सेस का 100% है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति इसका आउटकम बता सकता है कि लॉन्ग टर्म में जिसका 50-50% चांस है वो लॉस करेगा ही करेगा। और वही चीज हमें सेबी के डिस्क्लेमर में भी दिखती है कि ओवर 90% इंडियन रिटेल ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉस। तो श्वेतांक जी, इसका समाधान क्या है? ये 90% रिटेल ट्रेडर्स को लॉस से कैसे बचाया जाए? देखिए, FIIs एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। अगर भारतीय रिटेलर्स स्ट्रीट फाइटर की तरह लड़ेंगे तो वो कभी जीत नहीं सकते। उन्हें भी किसी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से जुड़ना होगा। तो फिर वो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि मौजूदा नियम 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी वालों को जुड़ने नहीं देते। ये 90% लॉस मेकर्स में से ज्यादातर 20 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, जबकि डोमेस्टिक EIFs जो इंडियन के लिए ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का रोल प्ले कर सकता है, उसमें एंट्री करने के लिए 1 करोड़ से शुरुआत होती है। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से जुड़ना हर रिटेल ट्रेडर्स के लिए डिफिकल्ट है। अब वो क्या करेंगे? वो भरत भाई की तरह खुद लड़ना शुरू कर देते हैं और लॉस करते हैं। और एक बात, एज पर सेबी रूल कोई भी किसी और के डीमैट अकाउंट में डेरिवेटिव ट्रेड्स ले नहीं सकता। तो जो करना है खुद ही करना है। यही है रियल वजह जिसके कारण रिटेल ट्रेडर्स डोमेस्टिक EIF इकोसिस्टम में जुड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो ज्वाइन करना ही नहीं चाहते, उनके पास जुड़ने की चॉइस है ही नहीं। तो फिर श्वेतांक जी, रिटेल ट्रेडर्स को कैसे जोड़ सकते हैं? आपका क्या सुझाव है? डोमेस्टिक EIFs की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से घटाकर अगर हम 20 लाख करें ताकि छोटे ट्रेडर्स भी जुड़ सके और भारतीय और विदेशी ट्रेडर्स के बीच टैक्स पैरिटी लाओ। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पर फॉरेन फंड से तो 20% टैक्स लिया जाता है, जबकि भारतीय फंड से 39% टैक्स लिया जाता है। आपके इस टॉपिक पर आखिरी इंसाइट्स क्या हैं? देखिए, FIIs अगर इंडिया में ऑप्शन में ट्रेड करके अपनी कैपेसिटी का फायदा सालों से उठाते हैं और इंडियन रिटेलर से ही कमाते हैं, तो उनका अगर ट्रेड ऑप्शंस में पार्टिसिपेशन कम होता है तो देश को कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। ये सबसे पहले हमें समझना होगा। अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर ले तो ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। समस्या बड़ी और पुरानी है। ओवर 90% रिटेलर्स लॉस करते हैं, पर समाधान बिल्कुल सरल है। भारतीय ट्रेडर्स को ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से जोड़ो, फॉरेन फंड्स को ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा टैक्स लगाकर डिस्करेज करो। अभी तो उल्टा हो रहा है। भारतीय फंड्स जो रिटेलर्स को बचाते हैं उनसे 39% टैक्स लिया जाता है और फॉरेन फंड्स जो रिटेलर्स का नुकसान करते हैं उनसे सिर्फ 20% टैक्स लिया जाता है। ऐसे में भारत और भारतीय कैसे जीतेंगे? आपका क्या विचार? आपको लगता है कि सुझाव काम करेंगे? चर्चा करें। अगला पेज 3, स्टॉक मार्केट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस, जिसमें हम बात करेंगे कि मैंने भरत भाई को क्या समझाया। थैंक्स फ्रेंड, और मिलते हैं हम पेज 3 नेक्स्ट एपिसोड। Presented by CA Shwetang Pandya. Special invitation to get early access of episodes. Just message share on given WhatsApp number.